So today we are going to study about constructors. ठीक है, तो constructors क्या होते हैं, किसी को कुछ आइडिया है what are the constructors in any programming language? Okay, so what is a constructor? It's a special method. Okay, it's a special method which is used to initialize the instance variables. Okay, so it is a special method which is used to initialize the instance variable. आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है, तो स्पेशल मेथड से क्या मतलब है? स्पेशल मेथड से मीन्स ये है कि इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता. अगर आप देखें तो थोड़ा ये डिफरेंट होता है. ठीक है, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता. अभी मैं आपको बताता हूँ, नो रिटर्न टाइप. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं which is used to initialize the instance variables and they are having no return type. Also they can be overloaded. क्या मतलब है, लाइन बाय लाइन समझते हैं इसको. तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक क्लास ले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जावा में. लेट मी नेम इट एज constraint. ये तो क्लास बना लेते हैं. क्लास का नाम ले लेते हैं लैपटॉप. ओके, सो नाउ आई हैव क्रिएटेड अ क्लास कॉल्ड लैपटॉप. कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स ले लेते हैं लाइक int lid which stands for laptop id and string l name. तो मैंने यहाँ पे एक क्लास ली है. ठीक है, और एक जो है एक क्लास ली है और उसमें मैंने दो इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं, एल आई डी ली है और एल नेम लिया है. अब मैं क्या करता हूँ, इसी क्लास के अंदर एक मेन क्लास बना लेता हूँ. सो लेट मी डिफाइन मेन क्लास एज. ओके, अब मैंने इसके अंदर एक मेन क्लास भी बना लिया. ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इस मेन क्लास को अलग क्लास बना लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके. तो ये मैंने एक क्लास ली, मैं एक और क्लास बना लेता हूँ यहाँ पर, न्यू क्लास. मैं इसको लिख लेता हूँ लॉन्चर क्लास. ओके, मैंने यहाँ पर लिखा लॉन्चर क्लास और इसके अंदर एक मेन मेथड डिफाइन कर लेते हैं. तो अब हमारे पास यहाँ पर दो क्लासेस हैं, एक है लैपटॉप डॉट जावा. ठीक है, और एक है लॉन्चर क्लास डॉट जावा जहाँ पे हमने अपना मेन मेथड डिफाइन किया. अगर हम लैपटॉप डॉट जावा को देखें तो यहाँ पर दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, इंट एल आई डी और स्ट्रिंग एल एम. अब देखिए होता क्या है, जब हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? लैपटॉप L1 इज इक्वल टू न्यू लैपटॉप. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया L1. ओबीजे कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे. ठीक है, लैपटॉप ओबीजे इक्वल टू न्यू लैपटॉप. अब यहाँ पर अगर हम ओबीजे डॉट एल आई डी, ठीक है, इसको प्रिंट करा लें. लेट मी सेव इट. आई थिंक okay, let me save this class too. Okay, now it's okay. So now I have just printed the lid instance variable value. Now let's see what is the output. Okay, again a Spring Boot application. Let me run it as Java application. Okay, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर आ रहा है एक्चुअल में 0. ठीक है, लेकिन 0 क्यों आ रहा है? एनी आइडिया why 0? एनी आइडिया why 0? स्ट्रिंग इंटीजर इनिशियल वैल्यू 0 होती है ना, इनिशियलाइज. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है. यहाँ पे आता है कंस्ट्रक्टर का रोल. मैंने आपको बताया हुआ है, इट्स ए स्पेशल मेथड व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स. यहाँ देखिएगा. ठीक है, यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल.
तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जो कि वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहा है। ये आप जो दो वैल्यूज देख रहे हो यहाँ पर, एल आई डी और एल नेम, चलिए मैं एक काम करता हूँ, एल नेम को भी प्रिंट करा लेता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पर जीरो और नल, तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू इनिशियलाइज करा रहा है ना, वो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हो रहा है। यहाँ पे होता क्या है, एक हिडन मेथड है जो आपको दिखता नहीं है। जब आप क्लास बना लेते हो, कोई भी क्लास बनाते हो, तो एक मेथड कॉल होता है जिससे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। एक्चुअल में वो होता क्या है मैं आपको एक कंस्ट्रक्टर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का नियम क्या है, क्या रूल है, कंस्ट्रक्टर का जो मेथड का नाम होगा वो सेम होगा जो कि आपकी क्लास का नेम है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो क्लास का नाम है लैपटॉप, तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, लैपटॉप। दूसरी बात, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा लाइक इंट, जैसे हम लिखते थे इंट लैपटॉप लाइक दिस, ये नहीं होगा। ठीक है, नो रिटर्न टाइप। अब होता क्या है, मैंने आपको जो है बताया था कि यहाँ पर होगा क्या, ये वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल दिस डॉट आई डी को ये कर देता है 0, और दिस डॉट एल नेम को इक्वल्स टू इनिशियलाइज कर देता है नल से। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखें तो दो इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया इस मेथड ने। ये मेथड एक्चुअल में था हिडन। ये एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप कोई क्लास बनाते हो तो हिडन मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट ये हिडन रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे डिफाइन करोगे तो भी चलेगा। अभी आप हिडन को क्या करा है कि आपने जस्ट उसको शो करा दिया है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर जब आप रन कराते हो इसको, ठीक है, यू कैन सी जीरो एंड नल। नाउ लेट मी चेंज द वैल्यूज। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को कर देते हैं 1, और नल की जगह कर देते हैं लेट मी से अल्फा। मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू क्या सेव करा दी, अल्फा और 1। अब जो हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैल्यूज नाउ आर डिफरेंट। ठीक है, जो अब वैल्यूज आपको शो हो रही हैं वो अलग है, 1 है, ठीक है, इसकी एल आई डी की वैल्यू, और एल नेम की वैल्यू है अल्फा। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आप कोई क्लास बनाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है जो कि हिडन होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन देखें तो इसके ये कुछ रूल्स हैं। ठीक है, स्पेशल मेथड या आप हिडन मेथड कह सकते हो। स्पेशल मेथड इसलिए क्योंकि तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है ना, नो रिटर्न टाइप। स्पेशल मेथड विच इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स हैविंग नो रिटर्न टाइप एंड दे कैन बी ओवरलोडेड। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, पैरामीटराइज्ड पैरामीटराइज्ड एंड अनपैरामीटराइज्ड होते हैं, बता दूं क्या होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे लिखी, तो ठीक है, नेम कैसा होगा, जो आपके क्लास का नेम है वही जो है आपका कंस्ट्रक्टर का नेम भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने की कोशिश करता हूँ। ओवरलोड क्या होता है अब आप देखिएगा। जब आप लैपटॉप का कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे थे तो कुछ ये था, ठीक है, लैपटॉप क्लास का नेम, ठीक है, उसके बाद ये इंस्टेंस वेरिएबल एल आई डी, आपने इनिशियल वैल्यूज कुछ प्रोवाइड करा दी, दिस डॉट एल आई डी इक्वल्स टू 1, और ये एल नेम को आपने कुछ इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड करा दी जो कि है अल्फा। अब आप यहाँ क्या करिए, अब आप जो है यहाँ पर अगर देखें इस पैरेंथेसिस में कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर इज अनपैरामीटराइज्ड। जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो कैसा है, अनपैरामीटराइज्ड। ओके, तो लेट मी डिफाइन इट एज, कमेंट कर देता हूँ, ये है आपका अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लेता हूँ। कैसे लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लेता हूँ, कुछ पैरामीटर पास करता हूँ, इंट आई डी एंड स्ट्रिंग नेम। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये आपका हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज्ड, ये आपका हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके इस कंस्ट्रक्टर में हमने दो वैल्यूज, दो पैरामीटर बेसिकली पास किए हैं, एक आईडी हो गया और एक आपका नेम हो गया। ठीक है, अब इसका यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई इनिशियल वैल्यूज हम
जो ऑब्जेक्ट बनाए, यानी अगर हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी वक्त हम चाहते हैं कि वो कुछ इनिशियल वैल्यूज हम उसे हम प्रोवाइड करा सके। मेरा कहने का क्या मतलब है, देखिए मैं क्या करूंगा, दिस डॉट आई डी, दिस डॉट एल आई डी इज इक्वल्स टू आई डी, एंड दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है आपका, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये इंस्टेंस वेरिएबल, देखिए दिस के साथ, जो दिस कीवर्ड के साथ जो हम वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली अपने ही क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को डिनोट करता है, ठीक है, पॉइंट करता है। यहाँ पर अगर आप एल नेम देखें तो एल नेम कौन सा वेरिएबल है, ये वाला, और एल आई डी ये ऐसा इसलिए किया जाता है, मान लीजिए आप यहाँ पे पैरामीटर जो है सेम इंस्टेंस वेरिएबल के नाम से पास कर दें तो क्लैश होने से बच सके कि भाई कौन सा वेरिएबल किसकी बात की जा रही है। यहाँ पर अगर हम लिखे एल आई डी और यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं एल नेम, तो हमें पता होना चाहिए कि ये एल आई डी, ये जो एल आई डी की बात हो रही है इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो दिस डॉट एल आई डी इसको पॉइंट कर रहा है और दिस डॉट नेम इसको पॉइंट कर रहा है, जबकि ये एल आई डी अगर आप देखें तो ये आपको जो है ये यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, ये जो आपने पैरामीटर पास किया हुआ है एल आई डी और एल नेम, यहाँ पे जो पैरामीटर्स है, ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप इसको अगर रन कराते हैं, और मैं एक काम और करता हूँ इस क्लास, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया लैपटॉप ओबीजे इक्वल्स टू न्यू लैपटॉप, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और कैसे, लैपटॉप ओबीजे टू इज इक्वल्स टू न्यू लैपटॉप, बट दिस टाइम हम यहाँ पर पैरामीटर पास करें। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो आप यहाँ पर दो पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो बेसिकली ये एक एल आई डी लेगा एज अ पैरामीटर और ये एक एल नेम लेगा एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो आप कैसे पास करेंगे, यहाँ पर आपको पहला आईडी देना होगा, सपोज मैं आईडी देता हूँ टू और नेम दे देता हूँ डेल, ठीक है, मैंने अब दो चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करी हैं, टू और डेल। तो होगा क्या, जब आप इस टाइप से लिखोगे न्यू लैपटॉप टू कॉमा डेल, तो ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर को। देखिए यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर हैं, कंस्ट्रक्टर आपको कैसे पता लग रहा है कि अगर आप यहाँ पर मेथड का नेम देखें और क्लास का नेम देखें तो दोनों क्या है, सेम है। दूसरी बात, इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू ऑब्जेक्ट, ये ओबीजे टू बनाया है, तो बेसिकली वो ये वाला जब कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो हमारी जो वैल्यूज होंगी, जो एल आई डी में क्या वैल्यू आ रही है हमारी, टू आ रही है, और एल नेम में हमने क्या पास किया, क्या किया हुआ है, डेल। तो बेसिकली क्या होगा, ये जब हम क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, तो एल आई डी में हमारा टू सेव होगा इनिशियल वैल्यू, एज इनिशियल वैल्यू, और एल नेम में एज इनिशियल वैल्यू हमारा सेव होगा डेल। तो अब हम इसको फिर से एक बार प्रिंट करा लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये मैं ओबीजे टू का प्रिंट कराता हूँ। तो व्हाट शुड बी द आउटपुट, टेल मी, क्या आउटपुट होना चाहिए, टू एंड डेल। और इसका सर उसका सर उसका एक ज़ीरो आएगा और एक नल आएगा। सो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स के पीछे, कि जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप चाहते हो कि हम खुद की इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड करें, तो आप जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है वैल्यूज को पास कर सकते हो। और फिर जो इंस्टेंस वेरिएबल है, वो जो आपने वैल्यू, जो बेसिकली यहाँ पे जो आपने वैल्यूज पास करी है जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, तो ये जो आपने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास किया हुआ है, एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में अंतर क्या है। जो आप वैल्यूज पास कर रहे हो उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है, और जो यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हो, ये जो आप मेथड में डिफाइन कर रहे हो इसे हम पैरामीटर्स कहते हैं, ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने जो आर्गुमेंट पास सर एक चीज, जी कंस्ट्रक्टर तो हमारा सिर्फ एक ही बार कॉल होता है ना, मतलब उसकी वैल्यूज चेंजेबल नहीं होती ना कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर फिर से रिपीट करें। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होती ना बाद में, एक बार रन होने के बाद। देखिए एक्चुअल में ये इनिशियल वैल्यूज होती है, मैंने आपको क्या बताया था। अब जब इनिशियल वैल्यूज हैं तो आप इसे बाद में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी आप obj2 डॉट एल आई डी देखें, तो मैंने एल आई डी का जो इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड किया है वो डेल, ये इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करा था, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ obj2 डॉट एल एम, अगेन यहाँ पर मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक रॉन्ग वे है, आपको जो है गेटर सेटर्स के थ्रू इसको एक्सेस करना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे करके आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, सर एक बार ये लैपटॉप फंक्शन फिर से कराइए रन, पैरामेट्रिक वाला, मतलब
कुछ और आर्गुमेंट देके। ओके, सो लेट मी डिफाइन हियर इट एज 3। सर इसे लिखा रहने दीजिए, एक और इसी तो का मैं एक और बना लीजिए OBJ3। तो अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है, कॉल कर रहे हैं हम। देखिए कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो देख रहे हो, जब आप यहाँ पर कोई भी इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके सर। और जब आप यहाँ पे वैल्यूज दोगे तो ये आपका सर पैरामीटराइज पैरामीटराइज करना। वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये ओके। मैटर करता है कि आप यहाँ पर जो है क्या आर्गुमेंट पास कर रहे हो। जैसा आप आर्गुमेंट पास करोगे और अगर आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है तब वो कॉल हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ, आपने कहा कि OBJ3 बना लेता हूँ, मैंने OBJ3 बना लिया है और अब आप चाहते हैं कि ये कॉल हो, तो बेसिकली अब होगा कि आप यहाँ पर देखें तो आपने न्यू लैपटॉप के साथ कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। यहाँ पर इस पार्ट पे आपने कोई भी वैल्यू पास की है नहीं की है। तो जब आपने नया क्लास बनाया होगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा दोनों में से? अनपैरामीटराइज वाला कॉल होगा, ये नहीं कॉल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमने क्या वैल्यूज इनिशियली प्रोवाइड करा रखी है? LID की 1 और LNAME की अल्फा, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर आप देखो तीसरा जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है सेम क्लास का OBJ3 का, वो भी उसमें भी अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है, अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या वैल्यूज हमें शो होंगी? OBJ3 करिए सर। तो OBJ3 है यहाँ पर, OBJ3 की क्या यहाँ पर क्या वैल्यूज शो होंगी? सर जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो। नॉट डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू हम जब कहेंगे जब हमने जो है कोई वैल्यू पास ना की, लेकिन हमने यहाँ पर जो है वैल्यूज पास की जैसे कि इंश्योर। और अल्फा, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट अब नहीं कहलाएंगे, ये हमने खुद इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड की, ठीक है। जब हम वैल्यूज नहीं प्रोवाइड कराएंगे तब उसको डिफॉल्ट देंगे। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमने जिस हिसाब से हमने जो अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है वहाँ पे जो हमने वैल्यू सेव कराई है उस कंस्ट्रक्टर के अंदर वो वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे प्रिंट होगा 1 और यहाँ पर प्रिंट होगा आई थिंक अल्फा, ओके, 1 एंड अल्फा। तो यहाँ पर देखें पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज 1 अल्फा, सेकेंड ऑब्जेक्ट की वैल्यूज 2 डेल, क्योंकि यहाँ पर हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड वाले ऑब्जेक्ट में भी हमने जो है अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। सर सो OBJ3 में आप पैरामीटर पास करिए कोई कुछ भी। इसमें हाँ सर। हम्म, यस सर। क्या कहना चाहते हो? सर कोई भी और पैरामीटर पास करिए इस पे, मतलब पैरामीटराइज में रन कराएंगे तो कैसे? इसमें यस सर। तो यहाँ पे 5 पे लेके मैं आसूस कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, इसमें सिंपल है, ये अब कॉल जब होगा आप यहाँ पर देखो, जब आप ये लिख रहे हो न्यू लैपटॉप 5 आसूस, तो आप देखो लैपटॉप कंस्ट्रक्टर में जाओगे तो कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो जिसमें जो है 2 पैरामीटर्स हैं, वो आपको यहाँ चेक करना होगा। तो आप यहाँ पर जाओ तो ये कंस्ट्रक्टर जो है आपका, इसके अंदर 2 पैरामीटर है, ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, LID और LNAME, और इंस्टेंस वेरिएबल में वो वैल्यूज को असाइन कर दे रहा है। LID में ये वाला LID जो यहाँ जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो इंस्टेंस वेरिएबल में आपका इनिशियलाइज होगा। LNAME भी आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो LNAME जो है इस इंस्टेंस वेरिएबल को हम असाइन कर रहे हैं। तो अब बेसिकली क्या होगा, कुछ नहीं होना, सिंपली वही बात होगा कि 5 और आसूस प्रिंट हो जाना है। लेट मी चेंज हियर इट, ओके, OBJ3 ही है, ओके। ये देखिए अब 5 और आसूस आ रहा है। तो सर बेसिकली बस एक डाउट हो रहा है कि मतलब कंस्ट्रक्टर तो हमारा सिर्फ एक ही बार कॉल आउट होता है पूरे प्रोग्राम में। नहीं नहीं, पूरे प्रोग्राम में कॉल आउट नहीं होता है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, जब आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो तब कॉल होता है, ठीक है। ओके सर। जैसे ही आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे आपने यहाँ पर एक बार ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर आपने यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर से जो भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये कॉल होगा। तो बेसिकली आपने यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करा है। यहाँ पर आप देखें तो आप एक LID पास कर रहे हो और एक LNAME पास कर रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो तीसरी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पर आप इसे चेक कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर लैपटॉप के अंदर
अपना कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस लैप अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर, एक मिनट, जस्ट फॉर डिबगिंग पर्पस मैंने यहाँ पर लिख दिया अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, और इस पैरामीटर यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लिख देते हैं पैरामीटर कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो जब कॉल होगा तो मैंने आपको, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या कॉल होते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो अब जब आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा क्योंकि हमने इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं पास किया है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और जो वैल्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल को वो एज ए इनिशियल वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो है हम कुछ पैरामीटर पास कर रहे हैं, वो भी इंस्टेंस वेरिएबल को एज ए इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब जब इसे कॉल करेंगे जब इसे रन करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, सारे कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर न्यू लैपटॉप अब जब मैं बनाया तो पहला स्टेटमेंट क्या हमें लिखा था सिस आउट में, अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, जो कि यहाँ प्रिंट हो गया है। कुछ इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड कराई थी जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट obj.id और obj.name की हेल्प से प्रिंट कराया है। फिर इस ऑब्जेक्ट का कॉल हो रहा है न्यू लैपटॉप 2 डेल का, तो यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर्स का। ओवरलोडिंग का क्या मतलब है कि हमने जैसे कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा, अगर आप देखें तो नो रिटर्न टाइप आप समझ गए होंगे आई थिंक। कंस्ट्रक्टर्स क्या है, स्पेशल मेथड विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स, बेसिकली ये मेन वर्क होता है कंस्ट्रक्टर का। उसके बाद दे कैन बी ओवरलोडेड, इट मींस पैरामीटराइज्ड भी हो सकते हैं और अनपैरामीटराइज्ड भी हो सकते हैं। ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है, जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो होता क्या है बेसिकली कि फंक्शन का नेम तो सेम रहता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, तो अगर हम इसे मेथड कहते हैं तो भी बात सही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो दोनों मेथड का नेम सेम है, यानी कि लैपटॉप इस मेथड का भी नेम है और लैपटॉप इस मेथड का भी नेम है। बट इफ यू सी हियर द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हैं लेकिन यहाँ पर एक भी पैरामीटर नहीं है। इसी को कहते हैं ओवरलोडिंग, कि नंबर ऑफ, हम कंस्ट्रक्टर के पर्पज में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में अगर आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स को डिफरेंट कर देते हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि आपने जो है अपने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया है, ठीक है। आपने अपने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया है। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, टू प्रोवाइड डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर कि क्या मीनिंग है कंस्ट्रक्टर्स का। अब देखिए यहाँ पर मैं एक काम और करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, मैं इस चीज को, मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम इस चीज को डिफाइन नहीं करते, मान लीजिए ये कंस्ट्रक्टर नहीं होता, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट का मतलब तो आपको पता ही है ना कि कोड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए कोई बात नहीं, हम कमेंट ही करके हम डिलीट ही मार देते हैं सीधा इसको। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट मारने के बाद हम इस अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में ठीक है, ये देखिए आप, अब अब सिर्फ यहाँ पर एक ही कंस्ट्रक्टर है जो कि है अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हटा दिया। बट अब अगर आप यहाँ पर देखें, जब आप लिख रहे हो न्यू लैपटॉप और साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, तो ये अंडरलाइन रेड कलर की आ रही है, इट इज शोइंग दैट कुछ एरर है। अगर आप अंडरलाइन पे होवर करें तो लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्टर लैपटॉप, जो आप वैल्यूज प्रोवाइड करा रहे हो इंट और स्ट्रिंग की, इज अनडिफाइंड, ठीक है। यानी कि आपने ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर तो डिफाइन ही नहीं किया है जो कि पैरामीटराइज्ड हो, या कि जो, या फिर कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन नहीं किया है जो कि ये इंट और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करना चाहते हो तो आपको खुद डिफाइन करना है, ये आपको सिस्टम प्रोवाइड नहीं कराएगा, ठीक है। ये आपको लैंग्वेज या कंपाइलर प्रोवाइड नहीं कराने वाला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको पैरामीटराइज्ड कर देता हूँ, ठीक है।
ये अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। इस चीज को जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, या मैं इसको कर देता हूँ अनपैरामीटराइज्ड int id कॉमा, ओके, एंड लेट मी स्ट्रिंग नेम। यहाँ पर मैं कर देता हूँ दिस डॉट lid को id एंड दिस डॉट नेम, ठीक है। मैंने अब यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, वो भी पैरामीटराइज्ड है। अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को मैंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप यहाँ देखिए बट, तो यहाँ पर अब आ रही है एरर आपकी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, वो अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है, यहाँ पर तो आपने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है ना, जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका एक अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका एक अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन अगर आपने एक भी एक भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे तो आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, अब अगर आप अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करेंगे तो ये अब बाय डिफॉल्ट उस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, या बाय डिफॉल्ट अब ये कह सकते हैं वो कंस्ट्रक्टर जो हिडन था वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जब आप इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते लाइक दिस न्यू लैपटॉप, ठीक है, आपको इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड करनी ही होंगी, ठीक है। तो ये आप नहीं, ठीक है, एरर होगा। अगर लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है बेसिकली, अब एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि हिडन है, और वो होगा अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो कि आपको शो नहीं हो रहा है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एरर आ रहा है, क्योंकि हमने कहीं पे भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया है, ओके। सो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, जो कि पैरामीटराइज्ड है, तो आप अगर ऐसे कंस्ट्रक्टर का यूज करना चाहते हो जो कि अनपैरामीटराइज्ड हो, तो आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा, ओके। ये चीज क्लियर है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर? हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? यस सर। ये चीज क्लियर है मैं क्या कहने की यहाँ यस पे, सर। या फिर मैं और एग्जांपल्स लेके बताऊं जैसा आप लोग कहें? सर समझ गया। बताइए सर। So let me define it as ठीक है। अब मैं कुछ स्टैटिक वेरिएबल की बात करने वाला हूँ, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्टर की बात हो गई कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, अनपैरामीटराइज। एक बार फिर से आप डेफिनेशन देख लें, ठीक है, मैं एक बार और इसको पढ़ देता हूँ, तो ठीक है। आई थिंक पहली लाइन सबको क्लियर होगी। स्पेशल मेथड विच इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स जनरली, ठीक है, हैविंग नो रिटर्न टाइप, दे कैन बी ओवरलोडेड, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप उसमें पास कर सकते हो। अगर पैरामीटर्स आपने पास किया है तो वो पैरामीटराइज्ड है, अदरवाइज आप उसे अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहेंगे, ठीक है। और जो नेम होता है कंस्ट्रक्टर का वो सेम नेम होता है जो कि आपका क्लास का नेम है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मीन्स मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू योर कंस्ट्रक्टर। और मैंने आपको जो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई हैं, एक आपको पढ़ाया मैंने दिस कीवर्ड का यूज जावा में क्या होता है, ओके। और यहाँ पर एक और मैंने आपको एक न्यू ऑपरेटर बताया था। तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। ये जो आप वेरिएबल ये जो आप देख रहे हो ओबीजे, इसको हम कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है ना। रेफरेंस वेरिएबल ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, यहाँ पे ओबीजे 2 हो गया आपका रेफरेंस वेरिएबल, और ओबीजे 3 भी हो गया आपका रेफरेंस वेरिएबल। तो बेसिकली ये तीनों ऑब्जेक्ट जो आपने बनाए इसको रेफरेंस वेरिएबल भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप, रेफरेंस का मतलब आप एड्रेस समझ लो, ठीक है। मेमोरी में जब आपको जो है कोई भी मेमोरी एलोकेट की जाती है, जब आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक मेमोरी एलोकेट होती है, तो उस मेमोरी का जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना, वो इस ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल में सेव होता है, ठीक है। और किस टाइप के
किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को सेव, ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस को सेव कर सकता है या एड्रेस को, लैपटॉप टाइप का। ठीक है, तो यानी आप अगर लिख रहे हो यहाँ पर लाइक लैपटॉप OBJ, ठीक है, सिर्फ आपने ऐसे लिखा, तो इसका ये मतलब है कि आपने एक वेरिएबल बनाया है। सिंपली बात वही है जैसे आप इंट OBJ लिखते थे या इंट मेन लिख, सॉरी इंट के साथ कोई वेरिएबल लिखते तो वो भी वेरिएबल होता था, तो ये भी यहाँ पर आपका जो OBJ है ये कहलाएगा आपका इंस्टेंस वेरिएबल। तो OBJ सॉरी रेफरेंस वेरिएबल, तो OBJ क्या है यहाँ का आपका, ओके, रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, और जब आप इसको इनिशियलाइज करते हो, कैसे करते हो, OBJ इज इक्वल्स टू न्यू लैपटॉप। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहले आप जो है एक ऐसे डिफाइन करो, फिर आप ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो OBJ इज इक्वल्स टू न्यू लैपटॉप। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये OBJ जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है वो सिर्फ लैपटॉप क्लास के ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस को ही सेव कर सकता है, किसी और क्लास के रेफरेंस को सेव नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूँ, इस चीज को थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, मैं एक क्लास और बना देता हूँ यहाँ पर, न्यू एम्प्लॉय। ओके, और इस एम्प्लॉय क्लास में मैं दो इंस्टेंस वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट AID एंड स्ट्रिंग नेम। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो एक क्लास है एम्प्लॉय। अब मैं यहाँ पर अगर लैपटॉप OBJ लिखा मैंने और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू एम्प्लॉय, तो अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है? बेसिकली जो आपने ये रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है ये सिर्फ लैपटॉप क्लास के ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस को ही सेव कर सकता है। यानी जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे लैपटॉप क्लास का तो उसका ही रेफरेंस जो है इस वेरिएबल में सेव किया जा सकता है, किसी और क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को आप सेव नहीं कर सकते। इसलिए आप यहाँ पर जब न्यू एम्प्लॉय लिख रहे हो तो आपको एरर शो हो रही है। आपको सिर्फ यहाँ पर न्यू लैपटॉप ही, मतलब न्यू लैपटॉप ही लिखना है, ताकि जो है हम जो भी अप्रोप्रिएट आपका बेसिकली जो भी अप्रोप्रिएट क्लास है उसके लिए ही हम जो है रेफरेंस वेरिएबल को जो है एक रेफरेंस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो आई थिंक ये रेफरेंस वेरिएबल क्लियर होगा कि जब आपने यहाँ लैपटॉप लिखा है तो वो सिर्फ लैपटॉप के ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस जो है सेव कर सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर, एक बात बता दीजिए, मतलब कि अ, हम ऑब्जेक्ट का मतलब फायदा क्या होता है, बेनिफिट? हम वही काम फंक्शन से भी तो कर ही सकते हैं ना। नहीं, कि आपका ऑब्जेक्ट का मतलब फंक्शन से आप कैसे कर सकते हैं कोई भी काम? आप जो है क्लास के क्या करते हो, बहुत सारे, मैंने आपको बताया था इनिशियल जब आप क्लास पढ़ रहे थे कि क्लास जो है आपकी एक डिज़ाइन होती है और उसी क्लास आप जो है उस डिज़ाइन से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, उस क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि जावा जो है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसमें हम ऑब्जेक्ट्स का ही यूज़ करेंगे। अब आपकी बात रही फंक्शन की। ठीक है, तो फंक्शन को हम कॉल करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, एक रिटर्न वैल्यूज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर